हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बट आज के क्लास में करना क्या है, सबसे पहली बात लिखा है क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम जो हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, सारे फॉर्मूले, सारे कंडीशन, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, लाइन चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, स्फेरिकल फॉर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, तमाम बातें हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। अब इन्हीं टॉपिक्स पर, फॉर्मूले पर जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। सिर्फ पढ़ने से काम तो बनेगा नहीं कि फॉर्मूला पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट हो गया, सब खत्म। जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में आते हैं वो जब देखेंगे नहीं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक पर, और यही क्रम हमारा, ऐसे ही हमारा ऑर्डर चलेगा। टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उन पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यही सबसे आइडियल तरीका भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना कभी भी सही बात नहीं है ना। तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे और फिर दोबारा करने का मन नहीं बनेगा। इसलिए पहले जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले वो तो पूरी कर लो। एटलीस्ट बातों को समझ लो, फॉर्मूले पढ़ लो, कॉन्सेप्ट कुछ तो क्लियर होनी चाहिए पहले। क्वेश्चंस करने के पहले पूरा क्लियर तो वेरी गुड, अच्छी बात है ना। तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस भी साथ साथ करके चलना है। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो बिलीव करो एकदम मतलब बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तुम्हारे CUT या नीट एग्जामिनेशन में जो बच्चे देने वाले हैं अभी कुछ दिनों बाद, ये बेस्ट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन पे। और इन्हीं के इर्द गिर्द तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो घूमता रहेगा। तो जो भी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उनमें बताएंगे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, बिना लापरवाही करें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, तो फिर एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से स्कोर आएगा, ये कन्फर्म है। फिजिक्स का तो कोई टेंशन फिर नहीं रहेगा। बट उसके लिए जैसा बताया जा रहा है, जो किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसको फॉलो करना है और ऑनेस्टली पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे गॉसेस थ्योरम पे, थ्योरम के एप्लीकेशन पर सबसे पहला क्वेश्चन यह है तुम्हारे सामने। तो पहला क्वेश्चन करा है कि दो चार्ज स्फेरिकल है। अब मैं, चूँकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी जुड़े हैं, तो मैं हिंदी में भी एक बार क्वेश्चन को बोलता रहूँगा, बाकी कोई ऐसा खास इशू नहीं है ना। कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल कह रहा हूँ, दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल का हम लोग बात कल किए थे, ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। मतलब ये जो है वो दो खोखले गोले हैं, चालक के दो खोखले गोले हैं, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, चार्ज है, दोनों पे चार्ज भी है, ठीक है। कितना चार्ज है नहीं पता, छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है उसकी। जब तक जिसकी ज़रूरत नहीं हो तब तक उसके बारे में बिल्कुल भी दिमाग नहीं खपाना है। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी बस उसके बारे में सोचेंगे। तो दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हैं, ठीक है, दो आवेशित धातु के खोखले गोले, हिंदी में अगर बात किया जाए तो, ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जिनकी रेडियस यानी कि त्रिज्या R1 और R2 है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, उनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, जो हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू पढ़े थे Q/A, वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। इसका चार्ज कितना पता है, कितना है नहीं पता, मान लिया Q1। इसका चार्ज कितना है नहीं पता, मान लिया Q2। लेकिन दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, सिग्मा सेम है। तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया 4πr1², पहले कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू दूसरे कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी 4πr2² बोल दिया। यही ना कहना चाह रहा है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। मुझको चार्ज नहीं पता था, मैंने Q1 Q2 खुद से मान लिया है, ठीक है। तो इसका सिग्मा क्या होगा, Q/A, A मतलब 4πr²। इसका सिग्मा क्या होगा, Q/A दैट इज़ 4πr2²।
ठीक है। तो चार्जेस अलग अलग हैं, रेडियस अलग अलग है, लेकिन सिग्मा दोनों का सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 मैंने कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस विल बी। इनके सरफेस पर, जो सरफेस देख रहा है ना, देख रहा है, इनके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुपात क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, उनके पृष्ठ पर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हम लोग कल पढ़े थे, अंदर पढ़े थे, सरफेस पर पढ़े थे, बाहर पढ़े थे, देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर था, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला कल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर, कि किसी कंडक्टिंग शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। हमको दोनों के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चेक करना है कि इनके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका अनुपात क्या होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्सिलॉन को अलग कर लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और Q तो है टोटल चार्ज, और 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो Q अपॉन टोटल सरफेस एरिया को सिग्मा कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली ये भी एक फॉर्मूला होता है, मैं इस फॉर्मूले को वहाँ नहीं बताया कि क्वेश्चंस में आएंगे तो जिसका हम बातचीत करेंगे हम लोग। तो किसी भी कंडक्टिंग शेल, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी एक फॉर्मूला होता है सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बात समझ आ रही है, मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहने का मतलब ये है, ये Q और R के टर्म्स में है, ये सिग्मा के टर्म्स में है, दोनों फॉर्मूले सेम है। ये भी फॉर्मूला सरफेस का, ये भी फॉर्मूला सरफेस का है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो और समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पर है वो एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, और वो है सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तुमको फॉर्मूला बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है, और सिग्मा तो पहले ही क्वेश्चन में कह दिया है कि भाई दोनों के लिए जो सिग्मा है दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 Q बाई ए, ये तो पहले ही क्वेश्चन में कह दिया। तो जब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों का सिग्मा सेम है, तो इनके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तो सेम होगी। तो चूँकि सिग्मा सेम है दोनों का, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 2 है, इसलिए इनके सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का रेशियो भी सेम होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, कहीं कुछ ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ सीधे चौथे पर हमला करना है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कभी भी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, कुछ भी चार्ज हो, कुछ भी रेडियस हो, फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर सेम हो जाएगी। वॉट एवर चार्ज इज, वॉट एवर रेडियस इज। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बात को समझो, अगर दो गोलों का पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान है, सिग्मा दोनों का समान है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। इस चीज़ को एकदम यहाँ बैठा हो, ये फैक्ट है, ये कभी नहीं बदलेगा। ये बात सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं है, ये हर जगह होगा। अगर सिग्मा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर अंदर बाहर की बात नहीं हो रही है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, ठीक है। अगर सिग्मा सेम हो तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1:1, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मगर कुछ चीज़ों को हमको समझना है, हर चीज़ को करके फेंकना नहीं है, उसको दिमाग में बैठाना है कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन क्लास में हमने किया था, सर ने वीडियो में बताया था, इसका ये आंसर था, इस क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ तुमको समझनी है, अप्रोच तुमको मुझको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस तो हज़ारों बुक में मिलेंगे तुमको सॉल्व हुए हुए, लेकिन अप्रोच तुमको समझना है कि अप्रोच क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या होता है, ठीक है।
तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था मगर अच्छा क्वेश्चन है, जो सीखोगे तो ही दिमाग बैठेगी, एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। डू इट फास्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जल्दी। इसी पर एक क्वेश्चन और थोड़ा करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। फिर वही 2 कंडक्टर हैं, फिर वही 2 चालक हैं, फिर वही दोनों पर रेडियस का रेशो पता है और उनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है। मगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो पूछा गया था कि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का क्या अनुपात होगा। यहाँ पे उनके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है, मतलब उनके पृष्ठ का विद्युत विभव का क्या रेशो होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पूरा समझा के बताता हूँ क्या है। फिर हमारे पास वैसे ही 2 चार्ज कंडक्टिंग शेल हैं, ठीक है, धातु के 2 आवेशित गोले जिनके रेडियस का रेशो, अगर मैं इसका रेडियस R1 मान लूँ, इसका R2 मान लूँ, तो रेडियस का रेशो हमें कितना दिया बेटा 1:2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में दिया है, बस वहाँ R1 R2 कह दिया था। फ़र्क समझना, ऐसे ही तो को सीखते, बस करना नहीं है कि बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। समझो वहाँ पर क्या पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या पूछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या फ़र्क है दोनों में। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लियर है, पोटेंशियल पे क्या फ़र्क होना चाहिए, वही तो समझना है। और जो रिजल्ट आएंगे तुमको उनको मेमोराइज रखना है, ठीक है। कहीं भी किसी भी तरीके से उसका यूज़ तुम्हें एग्जाम में आ सकते हैं। तो 2 चार्ज कंडक्टिंग शेल हैं, धातु के 2 आवेशित गोले हैं, खोखले गोले हैं, और इन पर चार्ज फिलहाल हमें नहीं पता, ठीक है। बट हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ न कुछ चार्ज मान लिया जाए, ठीक है। Q1 Q2 कम से कम यह सॉल्व करने के लिए तो मानना ही पड़ेगा, बाद में हटा देंगे, नहीं हटेगा तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो Q1 Q2 दोनों पे चार्ज मैंने मान लिया, दोनों के रेडियस का रेशो दिया है एक संबंधित 2, त्रिज्याओं का अनुपात पता है, आवेश हमने Q1 Q2 मान लिया। एक सेंटेंस वही कह रहा है जो उसके पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इज सेम, मतलब दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम कह रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम कर देते हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 क्या होता है Q1/4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पहले का सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। क्वेश्चन सिर्फ करना नहीं है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो सीखे हैं वो याद रहे हमको, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल्ड आउट, क्या मिल जाएगा तुमको आगे, मिल जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। चार्ज हमको नहीं पता था, उसका रेशो हमको मिल जाएगा। R1 R2 की वैल्यू कितनी है 1:2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई 1/4। तो चार्ज का रेशो मुझको मिल गया 1/4, ठीक है। लेकिन चार्ज का रेशो तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर सरफेस, उनके पृष्ठ पर विद्युत विभव का अनुपात क्या होगा। अगर विद्युत क्षेत्र का होता, अगर विद्युत क्षेत्र का होता और सिग्मा सेम होता तो आंसर क्या होता 1:1। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, अगर सिग्मा सेम होगा तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी 1:1। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, विद्युत विभव क्या होगा, वही तो हमको चेक करना है। स्फेरिकल कंडक्टर पे, इसके पृष्ठ पर, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोग कल पढ़े थे। क्या था फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, या इसको हम लोग KQ/R कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K कांस्टेंट है, R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में होता है, यहाँ पे नहीं। अच्छे से फॉर्मूले को याद रखना है, कहाँ पे R स्क्वायर कहाँ पे R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है दोनों के सरफेस पे, ठीक है। हमें K तो कांस्टेंट है, Q और R हमें चाहिए,
तो आर का तुमको रेशो पहले से पता ही है 1:2, और क्यू का रेशो मैंने यहाँ पता कर लिया 1:4। अब फाइंड करते हैं वी की वैल्यू। तो V1/V2 अगर यहाँ से फाइंड किया जाए तो के से के कैंसिल, Q1/R1/Q2/R2, ठीक है। मतलब Q1/Q2 ऑपरेट के क्या हो जाएगा R2/R1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो Q1/Q2 की वैल्यू कितनी है, ये 1/4 R1/R2 की वैल्यू हमें दिया था 1/2, ठीक है। लेकिन हमको ये R1/R2 है, हमें R2/R1 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो 2/1 से 100 काट दिया तो कितना हो गया तुम्हारा 1/2, दैट इज़ 1:2। 1:2 तो वही रेशो था जो रेडियस का था, और वही 1:2 भी आ रहा है फर्स्ट आंसर। तो यहाँ से क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि जो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, बातों को समझो, रटना नहीं है, एकदम क्लियर कट। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है दो कंडक्टर का, दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, उसके पहले वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो दोनों के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, बराबर। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फिर चेक करना पड़ेगा, कंफर्म नहीं कह सकते। तो अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, और पोटेंशियल जो रेडियस का रेशो था वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1:2। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशो था, सॉरी जो रेडियस का रेशो था, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशो भी आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं होगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इस बात को रट लो, कहीं पे नोट कर लो। अगर दो चार्ज कंडक्टिंग शेल दिया है जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा सरफेस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्या होगा उसको निकाल सकते हो सिंपल प्लेन कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, बेसिक हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आने के लिए एकदम मतलब एकदम सूटेबल क्वेश्चंस हैं ये सब। ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चन तुमको एग्जामिनेशन मिलेंगे जो एग्जामिनेशन हम लोग टारगेट कर रहे हैं, नीट और CUET, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग अभी तुरंत चलेंगे, जल्दी। तो इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, मगर अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने चेंज कर दिया। इसके पहले दोनों क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू सेम थी, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी था। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने डिफरेंट कर दिया, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का रेशो फाइंड करना है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या, मतलब वैल्यू नहीं, उनका रेशो क्या होगा, ठीक है। तो अब जैसे कुछ के दिमाग में आया कि सर सरफेस चार्ज डेंसिटी का सेम का तो हो गया, अगर डिफरेंट हो तो फिर कैसे करेंगे। तो कुछ बिल्कुल नया नहीं करना, मगर फिर भी मन में डाउट है तो उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है तो फिर देखते हैं क्या तरीका होना चाहिए, आंसर क्या आएगा, या कुछ इसमें भी कुछ हम लोग याद कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट चीज़ें, तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है कि दो चार्ज कंडक्टिंग शेल हैं हैविंग रेशो ऑफ रेडियस का रेशो हमको दिया है। दो कंडक्टिंग शेल हैं, धातु के दो आवेशित गोले हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इनके रेडियस का रेशो दिया है और इनके सिग्मा का रेशो भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। इनके त्रिज्याओं का अनुपात और इनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात हमें दिया है। सिग्मा भी पता है, आर भी पता है, कितना कितना है लिख लिया इसको पहले। तो रेडियस का रेशो दिया है R1:R2 इज इक्वल टू 1:2, और सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1:σ2 इज इक्वल टू 3:1। रेडियस का रेशो R1:R2 1:2 और सिग्मा का रेशो 3:1। चार्ज अभी भी दोनों का नहीं पता तो मुझको मानना होगा, क्योंकि मान के ही कैलकुलेशन होगा। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताओ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो, और उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का अनुपात बताओ। लेकिन कहाँ, उनके सरफेस पे, उनके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा
और जो विद्युत विभव होगा, दोनों का तुमको रेशो बताना है। एकदम पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है, ठीक है। तो मेरे पास रेडियस का रेशो है 1:2, ठीक है। मेरे पास सिग्मा का रेशो भी है 3:1। ई और वी का हमको रेशो फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो 1/4πε0 Q/r² होता है सरफेस पे, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा के फॉर्म में भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर मुझको सिग्मा का रेशो पता है तो फिर Q और R की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सीधे सिग्मा के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दोनों सेम फॉर्मूले, घबराना मत। अगर हमको सिग्मा पता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ ही क्यों करें, हम इसके पास जाएं क्यों, इसको देखें क्यों। अगर सिग्मा का रेशो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के झटके से आ जाएगा। एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले से अगर देखा है तो E = σ/ε0 है। तो जो रेशो सिग्मा का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है, जो सिग्मा का रेशो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होगा। तो अगर सिग्मा सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, सिग्मा का जो रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही रेशो। तो पृष्ठ पर अगर हमसे विद्युत क्षेत्र पूछा और सिग्मा गिवन है तो रत्ती भर का सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सिग्मा का रेशो है 3:1 वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो भी होगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1:E2 = σ1:σ2 और σ1:σ2 का रेशो कितना दिया है, 3:1। तो एक आंसर तुम्हारा क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो सिग्मा का रेशो वही E का रेशो। तो सिग्मा का रेशो दी इनको पता था, E का रेशो मेरा आ गया। अब रही बात पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमें रेडियस तो चलो पता है, मगर चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखा तो कुछ देर पहले कि चार्ज और रेडियस दोनों के रेशो के हेल्प से हमने पोटेंशियल को फाइंड किया था, ठीक है। या अगर तुमको ठीक है एक ही तरीका अप्लाई करते हैं, बहुत अलग अलग मेथड यूज़ करें, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। सिंपल बेसिक मेथड यूज़ करना है ताकि एकदम क्लियर कट रहे कि यार इस क्वेश्चन में ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। तो अगर हम दोनों के सिग्मा को इक्वेट कर दें, सिग्मा इक्वेट नहीं, σ1:σ2 कितना दिया है, 3:1, ठीक है। अगर मैं सिग्मा का फॉर्मूला लिखूं Q/4πr1² डिवाइडेड बाई Q2/4πr2² = 3/1, ठीक है। पहले सरफेस के लिए सिग्मा, दूसरे सरफेस के σ1 σ2 का रेशो 3:1 दिया था। 4π कैंसल्ड आउट, A ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा तुमको, Q1/Q2 ये ऊपर निकल गया तो क्या हो जाएगा, R2²/R1² = 3:1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1:Q2 = क्या कह सकते हैं, R1²/3R2² कह सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया तुम्हारा 1/3 और R1/R2। तो R1/R2 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर भी करना है तो 1/4, तो यू विल गेट 1/12, ठीक है। जानबूझ के सिंपल मेथड रख रहा हूँ, हो सकता है कि 2-3 स्टेप ज़्यादा लग जाए मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, मगर ठीक है, बहुत आसान तरीका है, गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। चार्ज का रेशो मिल गया। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R, सरफेस पे विद्युत विभव का फॉर्मूला। तो V1:V2 अगर हमको निकालना हुआ तो K से K कैंसिल, Q1/R1 और पलट के क्या हो जाएगा, ये R2/Q2 अभी निकाला था, पलट जाएगा ये। तो Q1/Q2
तो Q1/Q2 का रेशो कितना निकला है 1/12 और R2/R1 R1/R2 1/2 है तो R2/R1 कितना हो जाएगा 2/1 तो रेशो कितना आएगा 1/6 दैट इज 1:6 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो जो तुमको बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सिग्मा से सीधा रिलेशन है। ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा के साथ सीधा रिलेशन है। सरफेस की बात हो रही है सिग्मा पता है रेशो सिग्मा के बारे में तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत आ जाएगी कोई टेंशन नहीं है। हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पूछता है विद्युत विभव अगर पूछता है तो थोड़ा सा हमको मशक्क़त करनी पड़ेगी थोड़ा सा चार्ज का रेशो फाइंड करना पड़ेगा तब उसके बाद हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है बात समझ में आ रही तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी सिग्मा के टर्म्स में अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में निकालेंगे भी लेकिन मैं तुमको बहुत जैसा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना है यू विल गेट द आंसर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डू इट। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अब देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एक बार अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी मगर बिलीव करो अगर इस क्वेश्चन का पढ़ने के बाद यहाँ पर अगर फिगर बन गया इमेजिन कर पाए तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। बस लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या लिखा है और सिर्फ उसकी वजह लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके जा चुके होंगे किए होंगे उनके लिए इनको समझना आसान बिल्कुल होगा ना कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस ही तुमको एक परफेक्शन लाएगी इसलिए उससे कभी भागना नहीं है। जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है ऑनेस्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है अब इस क्वेश्चन पर ले आते हैं। देयर इज रेडियल आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अब रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है समझो सुनो। ऐसा नहीं कि किसी को ही हमेशा सब चीज़ आती है। जो चीज़ पहली बार कभी आती है उसके बारे में सोचते हैं तो फिर दोबारा आता है फिर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पहली बार हर चीज़ सबके सामने पहली बार कभी आती है वो। ठीक है तो ऐसा नहीं कि यार ये हमको आता ही नहीं रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है मुझको नहीं पता फट हटाओ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अरे सबके सामने पहली बार कभी ना कभी आया होगा चीज़ ये वर्ड तो सीखे होंगे तब उसके बाद पता चला होगा कि इसका मतलब ये होता है। तो सीखने पर ध्यान देना है क्वेश्चन पर नहीं। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये होता है कि एक कोई पॉइंट ले लो स्पेस में ये स्पेस है सपोज दैट मेरे सामने के स्पेस है हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है जस्ट इमेजिन एक बल्ब ले लो। ठीक है पॉइंट सोर्स ले लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले लो। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब इमेजिन कर लो पॉइंट सोर्स है उससे लाइट हर दिशा में निकलेगी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ऊपर भी नीचे भी। तो जो लाइट वेव निकलेगी ये रेडियली आउटवर्ड निकलेगी मतलब रेडियस के अलॉन्ग होगा और बाहर की तरफ होगा। अगर इस पॉइंट को सेंटर मान लिया जाए तो उसके रेडियस के अलॉन्ग होगा और बाहर की तरफ होगा। तो एक जैसे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर निकलती है अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ होती है तो उसको कहते हो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कुछ वैसे ही मान लो। तो ये कह रहा है कि देयर इज अ रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइवर्ज होते हुए दिखाई पड़ेगी। जैसे पॉइंट है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से कुछ इस दिशा में कुछ इस दिशा में कुछ इस दिशा में कुछ नीचे कुछ ऊपर बाहर की तरफ निकलता हुआ तुमको अपियर होगा। जैसे किसी पॉइंट सोर्स से लाइट इमर्ज होती है जैसे सन से लाइट हर दिशा में जाती है कुछ वैसी बात कहने का मतलब होता है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है अब यहाँ पर फिगर बन जाए तो ठीक है क्योंकि 3D फिगर्स को 2D फिगर में बना भी दूंगा तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है तो एक पॉइंट लिया उससे चारों दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है वही मतलब हुआ रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलो फिर भी अब ड्रा तो करना ही पड़ेगा 2D हो चाहे 3D हो। तो एक हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है लेट अस कॉल दिस पॉइंट O। इस पॉइंट से
इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बाहर निकल रही है, कुछ इस तरीके से, जैसा फिगर में देख रहे हो, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस फ़र्क इतना सा है कि ये बोर्ड तुम्हारा 2D है, तो लाइन्स तुमको 2D में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बाहर भी की तरफ आएगा, ये बोर्ड के पीछे भी जाएगा, तो यही तुम्हारा मतलब होता है रेडियल आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो ये ओरिजिन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें किसी पॉइंट पर क्या बता रहा है, E = AR। अगर किसी पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला है E = AR, जहाँ A कांस्टेंट है और R इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है क्या बताना चाह रहा है? अब कह रहा है कि वेयर A इज कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब एक स्फीयर तुमको बनाना है ऑफ रेडियस A, जिसका रेडियस A हो, और आगे क्या कर रहा है, विथ सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्फीयर बनाओ जिसका सेंटर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन पे हो, कुछ ऐसे बना दिया, और इसका रेडियस क्या होना चाहिए, इसका रेडियस होना चाहिए स्मॉल a। तो हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना था जिसका सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन पे हो और रेडियस उसका a हो। इस स्फीयर के अंदर हमसे टोटल चार्ज पूछा गया है कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। तो क्लोज सरफेस जहाँ बन रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर चार्ज की तुमसे डिमांड की गई हो, तो एक ही चीज़ का तुमको ध्यान आना चाहिए, वो है तुम्हारा द गॉसेस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में कहता है भाई कि फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तुमको क्यू इन चाहिए, इसके अंदर का चार्ज तुमको चाहिए, फाई लेकर के आओ, फाही या रखो, क्यू लेकर जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेकर के आओ, क्यू लेकर जाओ, ये कहना चाह रहा है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर तुमको इसके अंदर का चार्ज चाहिए तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर लो, यहाँ रख दो, जाओ चार्ज लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पता किया जाए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ एक छोटा सरफेस लेते हो, ठीक है, ds बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो एंगल दोनों के बीच कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो फाई का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं EA cos थीटा लगा सकते हैं क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, AR, और ये A इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r², r कितना है इसका रेडियस A दिया है, cos 0 कितना हो जाएगा 1 क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, r क्या होता है, पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन से पॉइंट की दूरी, तो सरफेस से यहाँ की दूरी तो रेडियस के बराबर ही है, तो जहाँ पे r देख रहे हो वहाँ पर भी क्या आएगा, a आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई a स्क्वायर, a की स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर ये भी तो है ना, a क्यूब इंटू a इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर क्यू इन अगर तुमको फाइंड करना हुआ तो क्यू इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू ए क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू ए क्यूब इज द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, बस क्वेश्चन को ये देख के लगा था बड़ा क्वेश्चन है, क्या है रेडियल आउटवर्ड का मतलब क्या है, ये चीज़ का मतलब क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ अगर फिगर बन गया कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, एक सरफेस बनाना है तुमको, उसके अंदर का चार्ज कैलकुलेट करना है, कुछ इस तरीके सरफेस बनेगा जिसका सेंटर वहीं पर होना चाहिए जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, तो पूरे सरफेस से मैंने क्या लगा, इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम लगा दिया और क्यू इन फाइंड कर लिया। जल्दी करो,
फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जैसे क्वेश्चन तुमको एग्जामिनेशन में बहुत अलग अलग जगह तुमको देखने को मिलेंगे, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप पर कि एक कंडक्टिंग शेल है, कोई एक मेटालिक, कोई एक कंडक्टर है जिससे होकर जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया गया है। मैं मार्किंग कर दूँ, मार्किंग के यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, 3, 4th। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल, ठीक है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल, धातु का बना एक ठोस गोला है, हिंदी बोल दे रहा हूँ मैं, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है जिसको, और इससे होकर के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं इससे होकर के जा रही हैं। 1, 2, 3, 4 तुमको नाम दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चारों में से कौन सा सही तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस मेटालिक कंडक्टर से, इस मेटालिक स्फीयर से पास करेंगी तो उनका क्या मतलब पैटर्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे गुजरेंगी, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएंगी, कैसे मुड़ेंगी, ये तुमको फिगर में देख के बताना है कि जब किसी सॉलिड मेटालिक स्फीयर को, धातु के ठोस गोले को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, विद्युत बल रेखाएं हैं, वो उस स्फीयर को कैसे पास करके गुजरेंगी, वो उसको कैसे अंदर से हो करके पास करेंगी, वो तुमको पता करना है, ठीक है। 4 फिगर दिए तुमको, 4 में से पता करना कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, विद्युत बल रेखाओं को कैसे सही तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। चारों में से कुछ बेसिक बात ध्यान में हो, अगर आती होगी समझ में तो ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे पहली बात, किसी भी मेटालिक स्फीयर के अंदर, किसी भी धातु के गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होती है। एक कंडक्टिंग शेल के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम में, एप्लीकेशन में, कि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो अगर ये मेटालिक स्फीयर है, अगर धातु का बना गोला है जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, विद्युत बल रेखाएं अंदर इसके नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो सेकंड और थर्ड तो हो गया गलत। सेकंड और थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के इस स्फीयर के अंदर भी जा रही है और इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं है। अगर धातु का गोला है, अगर एक मेटालिक स्फीयर है, तो 100% सच बात है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र ही ज़ीरो है तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ से उत्पन्न होंगी। तो विद्युत बल रेखाएं सेकंड और थर्ड में दिखा रहा है जो गलत है। फर्स्ट और फोर्थ में अंदर के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, बाहर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अंदर के हिस्से में विद्युत बल रेखाएं नहीं है, पहले में भी चौथे में भी। बिल्कुल सही बात है। अब दोनों में कैसे पता करें, तो एक बात और तुमको समझ रही है, जो कंडक्टर का सरफेस होता है, ये धातु का जो पृष्ठ होता है, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। मतलब कि सम विभव पृष्ठ, इसके पूरे सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। पढ़ चुके थे हम लोग, पढ़ाए हूँ मैं तुमको, कुछ प्रीवियस लेक्चर से पढ़ाया हूँ कि व्हाट इज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ क्या होता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड, ना सुना अब जो बोलूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को, इस धातु के पृष्ठ को परपेंडिकुलर क्रॉस करनी चाहिए, लंबवत इसके होनी चाहिए। तो फर्स्ट फिगर में देखोगे तो ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इसके पृष्ठ के साथ लंबवत नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धातु का जो पृष्ठ होता है, सरफेस होता है मेटल का, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है।
और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो यहाँ वो चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ ये परपेंडिकुलर है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन मेरा सही है। तो दो बात का ध्यान रखना। पहली बात, इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। विद्युत बल रेखाएं जो देख रहे हो इसके पृष्ठ के लंबवत होने चाहिए। ये अब क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है, मेटेलिक जो सरफेस है मेटल का, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है जिसके पृष्ठ पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। और अगर ऐसा है तो हम पढ़ चुके हैं, अगर ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम है हर जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से चौथा ऑप्शन मेरा सही है। तो फोर्थ इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करने का चौथा तरीका सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो फिफ्थ हो गया। सिक्स क्वेश्चन एक और करते हैं इस पर जल्दी। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखो मेरे पास है। एक पॉइंट चार्ज है इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ अ कंडक्टिंग शेल। एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, एक खोखला गोला है, कंडक्टिंग शेल है, चालक का बना है, कंडक्टिंग शेल है। एक पतला सा ये शेल है, ठीक है, और उसके अंदर एक कैविटी है। इस कैविटी में एक पॉइंट चार्ज क्यों हमने रख दिया है? बात समझ आ रही है? फिगर देख के समझ आ रहा हो क्या कहना चाह रहा है। एक कंडक्टिंग शेल के अंदर एक चालक का, जो एक खोखले चालक के अंदर एक कैविटी है। कैविटी को हिंदी में कहते हैं गोहिका। एक कैविटी बना दिया गया, उस कैविटी में एक चार्ज को रख दिया गया, पॉइंट चार्ज क्यू को। इस पॉइंट चार्ज क्यू से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक लाइंस का 4 फिगर तुमको दिया हुआ है, ठीक है, और तुमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन सा फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा? मतलब विद्युत बल रेखाओं का जो चित्र होगा, विद्युत बल रेखाओं का जो डायग्राम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम होगा, इनमें से कौन सा सबसे करेक्ट होगा? 15-20 सेकेंड का तुमको समय, चलो 1 मिनट का तुम समय ले लो। तुम इसमें से आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, फिर कमेंट बॉक्स से बताना कि किसका आंसर सही आया था। एकदम ठीक जो 5वां वाला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। 2 बात ध्यान रखने को मैंने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 बात ध्यान रखना। उन दोनों बातों को इन चारों ऑप्शन में लगा के बताओ और जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स। इन फिगर्स को देखो और बताओ कि सही आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं बताता हूँ कि इससे आंसर क्या होगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका आंसर सही आया था। जल्दी फिगर देखो, तुमको 30 सेकेंड 40 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। अच्छे से चारों फिगर को देख लो और देख के बताओ कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। एक कंडक्टिंग शेल है, फिगर में देख रहे हो, उसके अंदर छोटा सा कैविटी है, ठीक है। उस कैविटी में एक पॉइंट चार्ज को रख दिया गया है। 4 फिगर दिए हैं, चारों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। कौन सा फिगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, विद्युत बल रेखाओं को सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी। यू हैव 30 मिनट्स, 30 मिनट्स कह रहा हूँ, यू हैव 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 1 मिनट ले लो। चलो चारों फिगरों गौर से देख के बताओ चारों में कौन सा पॉसिबिलिटी है और कौन कौन से बेकार फिगर है जो हो ही नहीं सकते। चलो बताओ। बहुत मेहनत लगा है डायग्राम ड्रॉ करना, ऐसे मत समझना, आराम से दिमाग लगा के आंसर दो। बहुत मेहनत लगा इन चारों डायग्राम को ड्रॉ करने में, ऐसा नहीं है कि सब अपने आप हो जाता है। स्मार्ट बोर्ड नहीं है बेटा, वाइट बोर्ड है, बहुत मेहनत लगती है। एक एक डायग्राम को ड्रॉ करने में समय लगता है, मेहनत लगती है। तो बताओ उसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, हो गया, सोच लिया, देख लिया। अब मैं बता रहा हूँ और मुझको बताना कि किसका किसका आंसर सही आया था। दो चीज़ मैंने कही थी ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं। पहली चीज़ कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होनी चाहिए। कंडक्टर का जो भी हिस्सा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने हिस्से में एब्सेंट रहेगी, डिसअपीयर हो जाएगी, प्रेजेंट नहीं रहेगी। दूसरी बात मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होने चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का सरफेस जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दिशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों चीज़ों को देख करके अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो गलत इसलिए है क्योंकि कंडक्टिंग पोर्शन में जो कंडक्टर का पार्ट देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना ये और ये दिखा रहा है, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें डिसअपीयर होगी, एब्सेंट होगा, इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। कंडक्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा हो गया रॉन्ग। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो कंडक्टर वाला पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं है, बराबर बात मानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये और ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ध्यान से फिगर देखो, एकदम करेक्टली फिगर बनाया गया है। थर्ड फिगर को देखो, वैसे चौथा तो वैसे ही गलत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में ज़ीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया तुम्हारा, बी भी गलत, डी भी गलत, बचा सी सही होगा। और देख भी लो सही क्यों होगा, दोनों चीज़ मैच करिए। जो कंडक्टर वाला पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इन पार्ट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एब्सेंट है, नहीं है, जो कि सही बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है। हर जगह इसको चेक करोगे, द एंगल दैट यू विल गेट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर है जैसा कि होना चाहिए हर जगह पे, और एब्सेंट है कंडक्टिंग पार्ट के अंदर। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारा, ये ऑप्शन सही है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन था पांचवा वाला, बस उसको यहाँ फिर से अप्लाई करना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी अगर आएंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा सही डायग्राम है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसे डायग्राम बनना चाहिए, तो इन दोनों बात को ध्यान रखना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एब्सेंट दिखानी है, और सरफेस जो होगा कंडक्टर का वहाँ पे विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये दो बात अगर ध्यान दोगे तो आंसर तुमको मिल जाएगा। तो ठीक है, 7 की तरफ 6 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, जल्दी कर लो उसको। चलो अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को पहचानो कि ऐसा क्वेश्चन सर ने आया था तो सर ने क्या किया था। यही तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का, वरना फिर नंबर काउंट थोड़ी करना है कि यार आज 10 क्वेश्चन कर लिया, आज 25 क्वेश्चन कर, तो कोई फ़र्क नहीं है। 4 ही 5 करो, मगर वो क्लियर हो कि यार चलो ये कुछ नई चीज़ सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस में ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो ऐसे आते तो क्या करना होगा। कह रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक हॉलो मेटेलिक स्फीयर हैं, धातु के 3 संकेंद्री खोखले गोले। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब संकेंद्री जानते हो, एक ही सेंटर होना चाहिए संकेंद्री, और धातु के हॉलो मतलब खोखले, मेटेलिक धातु के 3 गोले हैं जिनके रेडियस R, 2R और 3R है। इनके जो रेडियस दिए गए हैं R त्रिज्या, इसका 2R
और बाहर वाले का 3r, ठीक है। r, 2r और 3r इनका रेडियस हो गया। इनके सरफेस पे q1, यहाँ पे q2 और यहाँ पे q3, ये 3 चार्ज सबको दिया गया। एक के सरफेस पे q1, फिर q2, फिर q3, और ऐसे दिया गया कि इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सभी सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों का सेम हो गया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इन तीनों का सेम है। तो रेशो पूछा है कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ Q1 इज टू Q2 इज टू Q3। Q1 Q2 Q3 का रेशो क्या होगा पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फाइनल चार्ज हमें चेक करना होता है। आप कहोगे फाइनल चार्ज क्या है, ये तो Q1 दिया है, Q2 दिया है, Q3 दिया है, दोनों का बराबर कर दीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आ भी जाएगा, अब शायद ऑप्शन में आ भी जाए, देखा शायद हो भी, कोई मिल भी जाए, मगर वो तरीका गलत होगा, ऐसा नहीं करते। ये फाइनल चार्ज Q1 Q2 Q3 नहीं है, हमने ये चार्ज दिया है, उनके सरफेस पे Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, Q3 दे दिया, मगर ये फाइनल चार्ज नहीं है। तो फाइनल क्या होगा, फाइनल में इंडक्शन होगा। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, झट से फिगर देख लो कि समझ जाओगे। जैसे ये एक मेटालिक सरफेस है, इस पे मैंने, और एक दूसरा सरफेस है ये, यहाँ पे चार्ज मान लो Q1 है, यहाँ पर चार्ज मान लो Q है, यहाँ पर चार्ज मान लो Q डैश, ऐसा दिया गया। अब इस चार्ज Q की वजह से इस वाले पे इंडक्शन होगा। इंडक्शन से क्या होगा, इसके इस तरफ -Q और उसके उस तरफ +Q चार्ज चला जाएगा। +Q यहाँ चला जाएगा जहाँ Q डैश पहले से था, तो इसका जो ये वाला सरफेस है बाहर वाला, वहाँ टोटल चार्ज कितना होगा, Q डैश +Q हो जाएगा। बात समझ लो, यहाँ चार्ज Q दिया था, उससे इंडक्शन हुआ, यहाँ पर कितना आया -Q, पीछे कितना आया +Q। ये पीछे +Q आया है, जहाँ पर Q डैश पहले से था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q डैश +Q, ये फाइनल चार्ज हो गया बाहरी सरफेस का। वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी, तो उससे जो चार्ज मिलेगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल चार्ज, और उससे जो चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो इक्वल करना है। ऐसे Q1 बाई दिस, Q2 बाई दिस, Q3 बाई दिस नहीं करना है, फाइनल चार्ज निकालने के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल के इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं फिर से। आओ, तो ये देखो, जो बाहरी सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे Q1 चार्ज दिया, ठीक है, और इसके बाहर सरफेस पर Q2 चार्ज था पहले से। इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर कितना आएगा, -Q1 इस वाले पे, और उधर कितना जाएगा, +Q1। ये +Q1 यहाँ जाएगा जहाँ पर पहले से Q2 है, तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q2 + Q1, ठीक है। अब इस Q2 + Q1 से यहाँ इंडक्शन होगा, तो यहाँ क्या आएगा, -Q2 + Q1, और बाहर कितना चल जाएगा, +Q2 + Q1। वहाँ बाहर जहाँ पर पहले से Q3 था, तो टोटल चार्ज यहाँ का क्या हो जाएगा, Q3 + Q2 + Q1। मगर समझ में नहीं आया, फिर से देखो कैसे हुआ। यहाँ चार्ज Q1 दिया था, पहले गोले का आउटर सरफेस देखना, Q1 दिया था, इससे इंडक्शन हुआ, तो यहाँ पर कितना है, -Q1, पीछे कितना जाएगा, +Q1, ठीक है। ये +Q1 वहाँ जाएगा जहाँ पहले से +Q2 मौजूद है, तो +Q2 और +Q1 टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर पे, +Q2 + Q1, ठीक है। ये टोटल चार्ज हो गया तुम्हारा +Q2 + Q1, ये Q2 + Q1। अब इससे क्या होगा, फिर अब जैसे यहाँ से यहाँ इंडक्शन हुआ, वैसे यहाँ से यहाँ इंडक्शन होगा, तो यहाँ जो चार्ज था Q2 + Q1 था, तो इससे यहाँ इंडक्शन होगा, तो कितना आएगा, -Q2 + Q1, और पीछे क्या जाएगा, +Q2 + Q1, जहाँ पर पहले से Q3 चार्ज था, तो यहाँ का टोटल चार्ज क्या हो गया, Q3 जो था पहले से, +Q2 + Q1 जो हमें इंडक्शन से मिला। तो फाइनल चार्ज पहले गोले पर Q1 है, दूसरे पर Q2 + Q1 है, और तीसरे पर Q3 + Q2 + Q1।
अब यहाँ से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली जाएगी वो इक्वल करनी है इन तीनों की। कहने का मतलब ये है, ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल करते हैं, सबकी इक्वल कर दिया जाए। चलो, तो बाहर सबसे अंदर वाले का कितना है, Q1/4πr², Q2 + Q1 बीच वाले का, और रेडियस याद रखना 2r है, तो 4π 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r²। बाहर वाले का चार्ज Q3 + Q2 + Q1 और 4π, रेडियस है इसका 3r, तो 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9r²। तो 4πr², 4πr², 4πr² पहले काट दो, तो Q1 = क्या बच गया, Q2 + Q1/4 = Q3 + Q2 + Q1/9। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमको Q1, Q2, Q3 का रेशियो निकालना है। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे इसको इक्वेट कर दो, पहले इन दोनों को ले लो, तो क्या मिलेगा, 4Q1 = Q2 + Q1, तो क्या मिल गया, 3Q1 = Q2, ठीक है, 3Q1 = Q2। अब मैं फिर इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, पहले फर्स्ट और सेकंड को लिया, अब फर्स्ट और थर्ड को ले लो, तो 9Q1 = Q3 + Q2 + Q1, ठीक है, और Q2 + Q1 की वैल्यू कितनी है, Q2 + Q1 की वैल्यू कितनी है, 4Q1, तो 4Q1 यहाँ रख दूँ, तो 9Q1 = Q3 + 4Q1, और यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, 5Q1 = Q3, ठीक है। तो रेशो मुझे किसका निकालना है, Q1, तो ये दो रेशो मुझको मिल गया, यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, Q1 = Q2 = Q3, तो Q1 को Q1 छोड़ दो, Q2 के जगह पे क्या लिख दो, 3Q1, और Q3 की जगह पे क्या लिख दो, 5Q1, ठीक है, और सबको हटा दो Q1 को, तो क्या मिल जाएगा रेशियो, 1:3:5, तो 1:3:5 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा मत जाओ, देखोगे 2 मिनट का कैलकुलेशन आ जाएगा। मेन जो यहाँ इंडक्शन की प्रोसेस तुमको समझाई गई है, ऐसे क्वेश्चंस में इंडक्शन के थ्रू चार्ज आगे बढ़ेगा तो फाइनल चार्ज क्या होगा उसके हिसाब से डेंसिटी तय होगी। जो हमने दिया है वो तो Q1, Q2, Q3 है, बट दैट विल नॉट बी द फाइनल चार्ज। इंडक्शन के बाद जो आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, फाइनल चार्ज। उससे चार्ज डेंसिटी तय होगी जो हमने तय भी किया और फिर रेशियो निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया 7th। जल्दी करो, 1-2 क्वेश्चन भी और करेंगे, जल्दी कर लो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। बेसिक्स अगर क्लियर है तो फटाफट क्वेश्चन होंगे और तुमको मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। तुमको अगर किसी को जानना हो, पहचानना हो कि यार कैसे क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, चाहे नीट हो चाहे CUET हो, यही फिलहाल तो इन दो की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस देख लो। एकदम यही लेवल ऐसे ही क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन वाले नहीं होंगे। क्वेश्चन का एनालिसिस तुम मतलब टॉपिक का एनालिसिस तुम कर पाते हो कि नहीं, उस आधार पे तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन विल बी एनालिटिकल, ठीक है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट लर्निंग को चेक करेंगे कि तुमको कितना पता है ना। तो देखते क्वेश्चन क्या है कर रहा है फिलहाल। द रेडियस ऑफ अ हॉलो चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल इज 10 सेंटीमीटर। एक हॉलो चार्ज कंडक्टिंग शेल के बारे में बहुत कुछ पढ़े हम लोग। इसका रेडियस कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, r = 10 सेंटीमीटर, और चार्ज भी है तो इसके सरफेस पे कुछ चार्ज भी है, कितना नहीं पता, ठीक है। चार्ज के बारे में बहुत परेशान नहीं होना है, जब तक जिसके बारे में ज़रूरत न पड़े उसके बारे में सोचना भी नहीं है, एकदम स्वार्थी बने रहो। तो ये एक हॉलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर। इसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दिया है हमको 10 वोल्ट। तो सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1/4πε0 Q/r।
और वो कितना दिया हमें 10 वोल्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यह रेडियस इसकी 10 है और सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर ही पूछा गया है, मतलब कि अंदर ही हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो हमने क्या पढ़ा था, चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल में हमने क्या पढ़ा था कि जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वही अंदर के सारे पॉइंट पर होता है, इंक्लूडिंग सेंटर, इंक्लूडिंग एवरी पॉइंट इनसाइड द सरफेस। तो अगर सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अंदर का सरफेस का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो अंदर तो सरफेस का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है कि सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो अंदर के सारे पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट। तो 5 सेंटीमीटर दूर कहो, चाहे 7 सेंटीमीटर दूर कहो, चाहे वो 8 सेंटीमीटर दूर कहो, जब तक ये वैल्यू 10 से कम है, 10 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, सरफेस पर रहोगे, बस बाहर नहीं निकलना है। तो यहाँ से 10 या 10 से कम कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट के बराबर ही होगा। तो बाहर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मतलब बाहर बोल रहा हूँ, अंदर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है। एक सेकंड और फोर्थ में ऑप्शंस होने चाहिए। अब बाहर का चेक कर लो, बाहर निकालना कहाँ पे है, तो बाहर निकालना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूर मतलब भाई रेडियस का डबल। तो रेडियस का अगर यहाँ डबल करोगे तो पोटेंशियल तो आधा हो जाएगा, तो पोटेंशियल आधा और कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। तो अंदर 10 वोल्ट होगा, बाहर 5 वोल्ट होगा, तो अंदर 10 वोल्ट होगा, बाहर 5 वोल्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सरफेस का पोटेंशियल दिया था तो अंदर वही होना था। और बाहर कहाँ पूछा था, तो बाहर पूछा था सरफेस से दोगुनी दूरी पर, रेडियस के दोगुनी दूरी पर। तो रेडियस का दोगुना दूरी होगा तो पोटेंशियल तो आधा हो जाएगा। सरफेस पे 10 वोल्ट था, आर डिस्टेंस पर अगर 10 वोल्ट है तो 2r पे कितना होगा, 10/2 कर दिया, 5 वोल्ट आ गया। तो अंदर 10 वोल्ट, बाहर 5 वोल्ट। ये कहानी होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। तो कर लो 10th बोल रहा हूँ, कर लो क्वेश्चन नंबर 8 को, चलते 9th की तरफ जल्दी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक सॉलिड स्फीयर पे भी करते हैं, हॉल स्फीयर बहुत हो गया, एक सॉलिड पे भी करते हैं। अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की बात हो रही है, जिसके बारे में विधिवत हम लोग इसके पहले वाली क्लास में कल पढ़ चुके हैं। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर हैज़ रेडियस r, ठीक है, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रो। तो सबसे पहले एक सॉलिड चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बना लिया जाए, ठीक है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दिया क्या मैंने, गलती से सरफेस लिख दिया, देखो क्या होना चाहिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सरफेस पर होता है, यहाँ तो पूरा ठूस के अंदर चार्ज भरा होता है अंदर तक, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात होगी। इतना कर लिया हम लोगों ने इस सरफेस वाला कि वही घूम रहा था, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी रो है, सरफेस नहीं वॉल्यूम, सरफेस नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बचा कितना है इसका, रो, ठीक है। और इसका रेडियस दिया है r, ठीक है। और सेंटर से हमें r/2 डिस्टेंस पर, मतलब अंदर की बात है भाई, बाहर नहीं निकलना है। r/2 डिस्टेंस मतलब क्या, सेंटर से r/2 रेडियस का आधा अंदर होगा ना, तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। चार्ज वार्ज का कोई लफड़ा नहीं है, सीधा आंसर रो के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देख के लग रहा है, जो फॉर्मूला पहले पढ़े उसके अच्छा रही है। रो जो दिया है वो है क्या, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 πr3, जानते हैं, भूलना मत। अच्छा, अंदर का, सरफेस का, बाहर का सारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो अंदर के पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो E इज इक्वल टू 1/4 πε0 qx/r³, ठीक है। जहाँ x क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, जो हमें r/2 दिया है।
बस चार्ज हमको नहीं पता, और चार्ज में हमको ऑप्शन दिया भी नहीं है, हमें रो के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो चार्ज को हटा करके रो को हमको इंट्रोड्यूस करना होगा। कैसे करना होगा, यहाँ थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं और यहाँ के साथ उसको हम लोग कोलेट करते हैं। चलो, तो इसको हमने क्यू किया एक साथ कर लिया, और 4 पाई आर क्यूब साथ कर लिया, और x बाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ 4/3/3 से डिवाइड किया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो वैल्यू हो गई वही तो रो के बराबर होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो जो तुमको वैल्यू मिल गई रो x/3 एप्सिलॉन नॉट। अब हियर x इज इक्वल टू क्या रखना है हमको, r/2। तो जैसे यहाँ पे r/2 रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रो r 3 2 जा 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रो r/6 एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बट तुमको थोड़ा सा फॉर्मूला अच्छे से याद हो कि कहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन तुम्हें करने को दूंगा 10th वन, जल्दी कर लो उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे नाम करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे नाम है। 2 कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर हैं जिनका रेडियस दिया हमको, दोनों पर चार्ज भी दिए गए हैं, बट दे आर नॉट फाइनल चार्ज। ठीक है, बात को समझो क्या बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से काम करना जो भी क्वेश्चन किए हम लोग। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो भी आएगी, फाइनल चार्ज जो आएगा उसके हिसाब से तय होगी। अब वो तुम्हें करके बताना है। तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने करके देखा है अभी। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे निकाल करके तुम्हें करना क्या है, अच्छे से पता है, प्यार से, बहुत प्यार से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में चुपचाप चिपका देना है। ठीक है, तुम्हारे आंसर को चिपका देना है, और इस आंसर को मैं चेक करूँगा और देखूँगा कि किन किन लोगों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सिंपल है, वरना फिर घूमते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। फाइनली हम लोग ये सेशन ख़त्म करेंगे आज, और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का हम लोगों ने सफिशेंटली, बहुत सक्सेसफुली और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लिया। अब हमारे ऊपर है इसका जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से, उतना हमारे अच्छा होगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका जादूगरी है, सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं तो उसको बताया करो, विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच।